हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 8 कृषि क्षेत्र, जिसके अंदर आज हमारा जो पढ़ाने का टॉपिक है जिसका नाम है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे के वीडियो के अंदर हमने भारत देश में निम्न कृषि उत्पादकता के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है उसकी चर्चा की थी। आज हम कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दर्शाता है। कहने का मतलब कि हमारे भारत देश में कृषि क्षेत्र में जो उत्पादकता का निम्न प्रमाण देखने को मिलता है, वे निम्न प्रमाण कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र भारत का मुख्य व्यवसाय माना जाता है और हमारे देश का जो अर्थतंत्र है उस अर्थतंत्र का मुख्य आधार माना जाता है, मुख्य नींव मानी जाती है। उसकी वजह से कृषि क्षेत्र में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से हम ग्रामीण अर्थतंत्र की आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे। कहने का मतलब कि अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र का जो अर्थतंत्र है वो अर्थतंत्र सुधरेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, तो आई थिंक उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के विकास को भी आई थिंक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त रोजगार, शहरीकरण, स्थानांतरण, आय की असमानता जैसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी समाधान हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी है कि अगर कृषि उत्पादकता बढ़ती है तो उसकी वजह से जो अन्य समस्याएं हैं उन अन्य समस्याओं को भी हम आई थिंक सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें निम्नानुसार उपाय करने चाहिए। पहला है संस्थाकीय सुधार, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल सुधार और तीसरा है अन्य उपाय। हम सबसे पहले संस्थाकीय सुधार के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए भारत देश में आर्थिक आयोजन के माध्यम से संस्थाकीय सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कृषि क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है। संस्थाकीय सुधार के अंदर हम पहला सुधार पढ़ेंगे जिसका नाम है जमीन विषयक सुधार। तो जमीन विषयक सुधार कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। भारत देश में किसानों को ज़मीन की मालिकी का हक मिले और जो भी काश्तकार है, काश्तकार का मतलब किसान होता है, जो भी काश्तकार है उन काश्तकारों को जोत अधिकार में सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए ज़मींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून, जोत अधिकार सुरक्षा कानून और कास्त नियमन से संबंधित कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। सरकार के द्वारा जो भी ये
कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की वजह से किसानों का आर्थिक शोषण कम होता है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने से किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ज़मीन विषयक सुधार है उसके अंदर सरकार के द्वारा जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया है, जोत अधिकार की सुरक्षा का कानून बनाया गया है, कास्ट नियमन कानून भी बनाया गया है। इन सब कानून बनाने का एक ही उद्देश्य है कि किसानों का जो आर्थिक शोषण होता है उस आर्थिक शोषण को कम किया जा सके और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। और यह कानून बनाने से किसान के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक ऐसे एटमॉस्फेयर का निर्माण किया जाएगा कि जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। दूसरा है संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति। भारत में कृषि क्षेत्र तक ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से वर्ष 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी याद रखना है कि भारत देश में कृषि क्षेत्र तक पर्याप्त मात्रा में ऋण मिले, कृषि क्षेत्र में जो किसान लगे हुए हैं उन किसानों को वित्त की सहायता उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से सरकार के द्वारा 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अलावा कृषि ऋण पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मध्यस्थ बैंक की निगरानी में नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की स्थापना 1982 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये भी है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण मिलता रहे, कृषि क्षेत्र का विकास हो, इस बात को ध्यान में रखकर आरबीआई की निगरानी में आई थिंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। इसके अंतर्गत आरआरबी, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, और एलडीबी, हिंदी में भूमि विकास बैंकों का भी विकास किया गया था, जिससे भारतीय किसानों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में और निम्न ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता रहे। तो सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जो भी किसान हैं उन किसानों को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्त मिलता रहे और उनको जो भी वित्त मिलता है उसका ब्याज दर भी बहुत ही कम रखा गया था। इस प्रकार अत्यंत सरलता से कृषि कार्य के लिए पर्याप्त और निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने से किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने में समर्थ होंगे। सरकार के द्वारा ऐसे प्रयत्न किए गए थे, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी समस्या ऋण की होती है। किसानों को कृषि का कार्य करने के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। किसानों को ऋण पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने ऐसी आई थिंक बैंकिंग की विकास की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी वजह से किसानों को सही समय पर निम्न ब्याज दर पर ऋण मिलता रहे। तीसरा है कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था में सुधार। सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद की जो विक्रय व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया था। कृषि पैदाश की विक्रय व्यवस्था में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कई बुनियादी कदम उठाए गए थे, जो निम्नानुसार है। सबसे पहले सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था में सुधार करने के लिए नियंत्रित बाज़ारों की स्थापना की गई थी। ये जो भी नियंत्रित बाज़ारों की स्थापना की गई थी उस पर सरकार का संपूर्ण रूप से नियंत्रण था। दूसरा,
कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के अनुसार उसका योग्य वर्गीकरण करने के लिए सरकार ने एगमार्क की प्रथा भी शुरू की गई थी। तो एगमार्क प्रथा आपको याद रखना है। एगमार्क प्रथा अर्थात कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के अनुसार उसका वर्गीकरण करने की प्रथा। एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो याद रखना है, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के अनुसार उसका वर्गीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रथा शुरू की गई थी। तीसरा है, किसान कृषि उत्पाद का संग्रह कर सके, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई थी। किसानों को सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पादन को कैसे सुरक्षित रखे, उसका संग्रह कहाँ करे, वो होती है। तो सरकार के द्वारा इसके लिए भी समाधान किया गया था। किसान अपने जो भी कृषि उपज है उसका संग्रह कर सके, इस उद्देश्य से सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई थी। चौथा मुद्दा है, कृषि पैदाशों के भाव की जानकारी किसानों तक पहुंच सके, ऐसे व्यवस्था का सरकार के द्वारा निर्माण किया गया था। किसानों के पास कृषि पैदाशों के दाम की जानकारी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी किसानों का शोषण होता है। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कि जिसके अंतर्गत किसानों के पास जो भी कृषि पैदाश है उनके भाव की जानकारी मिल सके। पांचवा मुद्दा है, किसानों को बाज़ार भाव के परिवर्तनों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था। जो बाज़ार के जो भाव होते वो बाज़ार के भाव कभी स्थिर नहीं होते, कभी बाज़ार के भाव अप होते रहते, कभी बाज़ार के भाव डाउन होते रहते हैं। तो जो बाज़ार के जो भाव है उन भावों से सुरक्षा उनको मिल सके, बाज़ार भाव में जो परिवर्तन आते रहते हैं उन बाज़ार भाव के परिवर्तनों से उनको सुरक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। उसका उद्देश्य भी किसानों को प्रोटेक्ट करना था। इसके बाद है कृषि संशोधन। तो हम कृषि संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम वैसे तो सभी जानते हैं कि जो भारतीय किसान हैं वे भारतीय किसान अशिक्षित हुए एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे कृषि संशोधन स्वयं करने में असक्षम है। बात तो सही है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत देश में अधिकतर जो किसान है वो अनपढ़ है और वे इकोनॉमिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो भी आई थिंक बहुत ही वीक है। तो उसकी वजह से वे स्वयं आई थिंक एग्रीकल्चर पर कोई रिसर्च नहीं कर सकते, वे स्वयं कृषि संशोधन कर सकते नहीं है। इसलिए कृषि संशोधन की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी गई है। नाबार्ड विभिन्न प्रकार के कृषि संशोधन का काम करती है, उससे संबंधित तालीम और समझ किसानों को उपलब्ध करवाती है। तो नाबार्ड को जो भूमिका सौंपी गई है, जो कार्य सौंपा गया है, उसे नाबार्ड भली भांति तरीके से पूर्ण करने का काम करती है। विभिन्न प्रकार के कृषि संशोधन करती है, उससे संबंधित तालीम और सूझ और समझ किसानों को उपलब्ध करवाती है। और उसका उद्देश्य यही है कि जो भारत देश के किसान हैं वे किसान केवल परंपरागत कृषि न करें, लेकिन बाज़ार के अंदर जिन चीज़ वस्तुओं की मांग अधिक होती है ऐसी फसल लगाने का काम करें। किसान आधुनिक कृषि करे।
तो उनको अधिक आय प्राप्त करेंगे और बाज़ार आधारित उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा किसानों को कृषि सुधार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है। सामूहिक ग्राम विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। पंचायती राज, जनधन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना इत्यादि नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई है। कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उसके द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि नाबार्ड कृषि संशोधन का कार्य करती है। कृषि संशोधन का कार्य कर कर वे किसानों को जानकारी पहुंचाने का काम करती है। उसके लिए अपनी तरफ से जो भी आई थिंक कदम उठाए जा सकते हैं वे भी वो काम करती है। तो हमने संस्था के सुधार देखा फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल सुधार। संस्था के सुधार की तुलना में टेक्नोलॉजिकल सुधार अधिक सरल और तीव्र लाभ देने वाला माना जाता है। कृषि विकास की जो व्यूह रचना है, उस कृषि विकास की व्यूह रचना में आई थिंक टेक्नोलॉजिकल सुधार को ज़्यादा महत्व दिया गया है। टेक्नोलॉजिकल सुधार कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है उन्नत किस्म के बीज। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि उन्नत किस्म के बीज किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा तैयार किए गए बीज को उन्नत किस्म के बीज कहा जाता है। जो बीज वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा विकसित किए जाते हैं, ऐसे बीज को उन्नत किस्म के बीज कहे जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए ये जो बीज है, वे बीज अधिक उत्पादन देने में समर्थ होते हैं। फसल जल्दी से तैयार हो जाती है और रोगों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने में ये बीज आई थिंक सक्षम होते हैं। भारत में उन्नत किस्म के बीज की वजह से उत्पादन के क्षेत्र में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो उसके अंदर भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी देखने को मिलती है। अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में जो हमें असाधारण वृद्धि देखने को मिलती है, उस असाधारण वृद्धि को कृषि क्रांति की बजाय अगर बीज क्रांति कहा जाए तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमें ये भी याद रखना है कि हमारे भारत देश में आई थिंक अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, वो वृद्धि बीज क्रांति की वजह से हुई है। जो भी संशोधनों के द्वारा, वैज्ञानिक संशोधन के द्वारा जो बीज तैयार किए गए हैं, उन बीजों की वजह से ही कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और ये सब पॉसिबल बन पाए है बीज क्रांति की वजह से। राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसे उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, उन बीजों को डेवलप किया जाता है, उनको विकसित किया जाता है। कहने का मतलब कि इन जगहों पे उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं। सही मायने में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने में उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। आगे दूसरा मुद्दा है रासायनिक खाद का उपयोग। तो फ्रेंड्स, रासायनिक खाद का उपयोग करने से भी हम कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्नत किस्म के बीज के उपयोग के साथ साथ भारत में रासायनिक खाद के उपयोग में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि किसान उन्नत किस्म के बीज का तो उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो भी रासायनिक खाद है, उस रासायनिक खाद के उपयोग में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। रासायनिक खाद के उपयोग का केवल एक ही उद्देश्य है
कि जो भी फसल है उस फसल को पोषण मिले, उनका तेज़ी से विकास हो। इस उद्देश्य से उनका अनेक फसलों पर उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। तो रासायनिक खाद तैयार करने का उद्देश्य केवल वही होता है कि जो भी संबंधित फसल है उस संबंधित फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले और फसल का तेज़ी से विकास हो। इस उद्देश्य से उनको तैयार किया जाता है, जो कहा जाता है कि उच्च उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संबंधित फसल को आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और फॉस्फेट और पोटाश जैसे तत्व उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश यह एक प्रकार की रासायनिक खाद है। उसका उपयोग करने से उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भारत देश में रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अनेक प्रयत्न किए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत देश में रासायनिक खाद के उत्पादन की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंपी गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर विदेशों से भी आयात करके सब्सिडी पर किसानों को वे उपलब्ध करवाया जाता है। कहीं कभार हम जो भी रासायनिक खाद है उन रासायनिक खाद को विदेशों से आयात करवाते हैं और विदेशों से आयात कर किसान को सब्सिडी के दाम पर उपलब्ध करवाया जाता है। तो कहने का मतलब कि रासायनिक खाद का उपयोग करने से भी कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके बाद है सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। सिंचाई की सुविधा में अगर बढ़ोतरी की जाए तो भी कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भारत देश में जो कृषि है उस कृषि को आकाशीय कृषि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत देश में जो कृषि है वे कृषि जलवायु पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। और भारत देश में जो बारिश है वे बारिश अनियमित एवं अपर्याप्त होती है, जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर देखने को मिलता है। भारत में कृषि क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है वे मुख्य समस्या सिंचाई की सुविधा की देखने को मिलती है। कृषि वर्षा की अनिश्चितताओं से बचाकर हम अधिकतर फसल ले सके, ऐसा वातावरण तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज जो भारत देश में सिंचाई की जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए हमें ऐसा आयोजन करना चाहिए कि किसान एक से अधिक बार अपने खेत में फसल ले सके। इसीलिए सरकार के द्वारा बहु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं को विकसित करने का उद्देश्य किया गया है। सरकार के द्वारा जो भी ये सिंचाई योजनाएं डेवलप की गई है उसकी वजह से कृषि उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भारत देश में सिंचाई की सुविधाओं का ग्रोथ हो, इस उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई है। इसके अलावा नाबार्ड को जो भी अधूरी सिंचाई की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जल्दी पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अन्य सुविधा विकसित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिंचाई की समस्या है। तो सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बहु सिंचाई योजनाओं को अस्तित्व में लाया गया है। बहु सिंचाई योजनाओं को अस्तित्व में लाने से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आगे हैं यंत्रों का उपयोग। भारत में निम्न कृषि
उत्पादकता के कारणों की बात करें तो भारत में जो निम्न कृषि उत्पादकता के जो कारण हैं उन कारणों के अंदर परंपरागत साधनों का या यंत्रों का उपयोग भी जिम्मेदार माना जाता है। देश के अंदर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रेलर, आई थिंक थ्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि आधुनिक यंत्रों की खोज हुई है। तो इन यंत्रों की मदद से भी वर्ष में एक या एक से अधिक फसल लेना संभव हो पाया है। किसानों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होने से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो हमें आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। देश में जो भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो हमें ट्रैक्टर का उपयोग करना चाहिए, ट्रेलर का उपयोग करना चाहिए, थ्रेसर मशीन का उपयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रिक पंप सेट का उपयोग करना चाहिए, दवाई छिड़कने के जो पंप है उनका उपयोग करना चाहिए। हमें कृषि क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। अगर आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाए तो वर्ष में एक से अधिक बार फसल हम ले सकते हैं और किसानों की जो कार्यक्षमता होती है उसमें भी हमें सुधार देखने को मिल सकता है। आगे है जंतुनाशक दवाइयाँ। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जंतुनाशक दवाइयों का भी उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करके भी हम फसल को बचा सकते हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तैयार फसल को विभिन्न रोग एवं कीटकों से भय रहता है। फसल तैयार हो जाती है तो फसल में बीमारी होने का चांस रहता है या तो फिर कीटकों से खतरा रहता है। विभिन्न रोगों से एवं कीटकों से फसल को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति से यानी कि जंतुनाशक दवाओं के द्वारा उनका नाश करना पड़ता है। इन दवाइयों का उपयोग हमें अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अत्यंत सावधानीपूर्वक उपयोग कर कर फसल को होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं और कृषि उत्पादकता में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि हम इन पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर कर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते वक्त हमें कुछ सावधानी भी रखनी पड़ सकती है। उसके बाद है भूमि परीक्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि करने से पूर्व भूमि परीक्षण करवाने की प्रथा अस्तित्व में आई है। भूमि परीक्षण जिसे अंग्रेजी में सॉइल टेस्टिंग भी कहा जाता है, जैसे शुद्ध हिंदी में मिट्टी की जांच भी बोला जाता है। भूमि परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि संबंधित फसल के लिए जमीन की गुणवत्ता के पोषक तत्व अनुकूल मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। भूमि परीक्षण के द्वारा हमें पता चलता है कि आपकी ज़मीन फसल के लिए अनुकूल है या नहीं, ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है या नहीं, वे जानकारी हमें मिलती है। इस प्रकार फसल लेने से पहले हमें भूमि परीक्षण करवाना चाहिए। भूमि परीक्षण के द्वारा जो पोषक तत्वों की जो कमी होती है उस कमी का हमें पता चलता है और उसके बाद उस कमी को दूर करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। तो भूमि परीक्षण के द्वारा ज़मीन ऊंची उत्पादकता देने में आई थिंक हमें सहायक होती है। इसके अतिरिक्त कौन सी ज़मीन किस फसल के लिए अनुकूल है ये भी भूमि परीक्षण के द्वारा हमें पता चलता है। तो हमने संस्था के सुधारों के बारे में चर्चा की, टेक्नोलॉजिकल सुधारों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं अन्य उपाय के बारे में। आई थिंक कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है, किसानों को एजुकेटेड करना ज़रूरी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो भी नई नई
पद्धति आती है उन पद्धतियों से उनको जानकार करना भी ज़रूरी है। तभी किसानों की जो काम करने का तरीका है, किसानों की जो कार्यप्रणाली है, उसमें सुधार किया जा सकता है। ग्रामीण विस्तारों की हम बात करें तो ग्रामीण विस्तारों के अंदर किसान जो होते हैं वो किसान सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक कुरिवाजों से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें किसानों में जागृति लानी है। किसानों को हमें समझाना है कि किसान भाग्य के आधार पर बैठे रहे नहीं, ये सभी बातें हमें समझानी है। लेकिन उसके लिए किसानों को आई थिंक प्रशिक्षित करना ज़रूरी है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा कृषि मेला जैसे जो नवीनतम उपाय जो होते हैं उसकी जानकारी भी हमें किसानों को पहुंचानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि के साथ जुड़े हुए जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि पशुपालन की प्रवृत्ति, मत्स्य पालन की प्रवृत्ति, मुर्गी पालन की प्रवृत्ति, फूड प्रोसेसिंग का कार्य हुआ, जंगल संवर्धन के जो कार्य हुए, तो ऐसी प्रवृत्ति करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। अगर किसान कृषि के साथ जुड़ी हुई प्रवृत्ति करेंगे तो कृषि क्षेत्र पर जो बोझ बढ़ता जा रहा है उस बोझ को हम कम करने में हमें सहायता मिलेगी, जो आई थिंक परोक्ष रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगी। इसके अलावा अत्यंत उपयोगी ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों का हमें विस्तार ग्रामीण अर्थतंत्र तक पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमें छोटे पैमाने के उद्योगों का विस्तार करना चाहिए, तो उसकी वजह से ग्रामीण अर्थतंत्र का भी विकास होगा और जो कृषि के विकास को एक नई दिशा देने में काम आएगा। वास्तव में हम बात करें तो अगर हम संस्था के उपाय करते हैं, टेक्नोलॉजिकल उपाय करते हैं और अन्य उपाय हम करते हैं तो कृषि उत्पादकता हम बढ़ा पाएंगे। कृषि उत्पादकता बढ़ाने का जो काम है बहुत ही सरल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज के इस वीडियो के अंदर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से संस्था के सुधार करने चाहिए, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल सुधार करने चाहिए और कौन से अन्य उपाय करने चाहिए उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आगे के वीडियोस में हम फिर से आपके सामने कोई नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद, अस्तु।